अयोध्या फैसले पर नजरसानी की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद और हिंदू महासभा समेत दीगर की जानिब से नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई हैं। जुमला 18 अर्जियां दाखिल की गई हैं। उनमें 9 इस मामले के फरीकीन की जानिब से जबकि 9 तीसरे फरीक की जानिब से दाखिल की गई। समाअत करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे के साथ साथ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S.A. नज़ीर और संजीव खन्ना शामिल हैं। जस्टिस खन्ना के अलावा इस बेंच में तमाम जज वही हैं जिन्होंने मालिकाना हक के केस में फैसला सुनाया था। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पहली रिट पिटीशन दाखिल की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। IUML बिल को गैर आईनी मानती है। इसी बुनियाद पर उसने इस बिल को रद्द करने की अपील अदालत से की है। जमीयतुल उलमा हिंद भी बिल के खिलाफ है। जमीयत का मानना है कि ये बिल आईन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जमीयतुल उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। उधर कांग्रेस ने भी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इशारा दे दिया है। हम तो नया CAB बिल के खिलाफ तो फाइल किया है। जो हमारा पिटीशन में तो हम बोला है कि जो नया कानून अभी तो कल पार्लियामेंट पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे एक कानून बनाया है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लियरली बोला है कि हमारा एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक रिलीजन के बेसिस पे एक लॉ बना रहे हैं तो उसका मतलब है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो हम ये मांग रहे हैं कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स को एक लॉ के हिसाब से कोई फेवर दे रहे हैं तो सारा इलीगल माइग्रेंट्स को उसका फेवर मिलना चाहिए, उस लॉ का फेवर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना है तो सारे इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। मगर आप एक क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन हमारे हिसाब से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन। ये अगले हफ्ते सुनवाने का कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का हसन आने के बाद ही हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के हसन आने के बाद हम मेंशन कर ये वेकेशन से पहले 18 से पहले लगवाने का कोशिश करूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी का मानना है कि तमाम समाजी और मिली तंजीमों को शहरियत तरमीमी बिल के हवाले से मिल बैठकर गौर खौस करना चाहिए और आइंदा की हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल और NRC एक दूसरे से जुड़े हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कल राज्यसभा से पास हो गया और आखिरी मरहले में है, वो कानून बनने जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, आप लोगों की क्या आगे अब रणनीति होगी, क्योंकि ये बिल तो आ रहा है, आप लोग मुखालफत भी कर रहे थे। देखिए, बात यह है कि अब ये बिल आ गया है, दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया है। प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलने के बाद फिर ये लॉ बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करें? हमारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा। अब हमको देखना यह है कि इस एक्ट के बनने के बाद जो है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमको लगता है सबसे पहले तो इस पूरे CAB के ऊपर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ का पहलू, और इससे जो पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद, और तमाम इज्तमाई तौर के ऊपर, न सिर्फ ये कि इसमें मिली तंजीमें बल्कि वो तमाम तंजीमें जो मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए सब कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, उन सब के साथ मिल बैठकर एक गुफ्तगू करनी चाहिए कि हमारा क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लीगल पैनल है, कानूनी जो उनका पैनल है, क्या वो इसका जायज़ा लेगा, कोई मीटिंग करेगा? पहले तो समझ लीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हमारे दायरे इख्तियार के अंदर नहीं है, क्योंकि शरई मामला नहीं है, तो इसलिए शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तौर पर इसके अंदर न करे। क्या आप भी CAB को NRC से जोड़कर देखते हैं? बिलाशुबा CAB जो है वो NRC की एक बुनियाद है। क्या अब ये बिल तो आ गया, कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, आप जैसी बोर्ड की तंजीम है या दूसरी मुस्लिम तंजीम, खासतौर से इंडियन मुस्लिम्स, क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या वो जा रहे हैं? हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर जाएंगे, जो जाना चाहते हैं चले गए हैं ऑलरेडी, या जिन्होंने अनाउंस कर दिया है तो उनका तो आपको पता चल गया कि वो ज़रूर जाएंगे। लेकिन हम ये सकते हैं बाय एंड लार्ज इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, और ये कितना अहम पहलू है जिसमें मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है, और हमारे लिए मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में होना जो है तमाम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक घंटी है। तो हमको उस पर गौर करना चाहिए। इसमें माइनॉरिटीज़ और ख़ास तरीके से मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ को तो इसमें कैब में
बहुत ही एक भोंडे अंदाज के अंदर मतलब कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब लोगों को उसमें ऐड कर दिया है। तो ये एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया है। हमको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उस पर गौर खौज करने के बाद ही हमको कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये थे कमाल फारूकी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इस पर बहुत गौर खौज करने के साथ यानी फूंक फूंक पर कदम रखा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं है जिसमें इंडियन मुस्लिम्स को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा क्या कोई कानूनी लड़ाई बोर्ड की तरफ से शुरू होती है या दूसरी तंजीमों की तरफ से शुरू होती है। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत तरमीमी बिल पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि अपोजिशन ने कभी नहीं कहा कि बिल मुस्लिम मुखालिफ है, बल्कि ये कहा है कि ये बिल गैर कानूनी है। मजीद इस मामले में हमारी साथी रंजीता झा ने गुलाम नबी आज़ाद से खास बातचीत की। गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ है बात करने के लिए। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता है विपक्ष के। सर, असम जल रहा है, आपने कहा नॉर्थ ईस्ट की हालत खराब है और यही बात जब संसद में आप कह रहे थे तो सरकार को गुस्सा आया। नहीं, क्योंकि सरकार असली बात सुनना ही नहीं चाहते। अब जैसे जम्मू कश्मीर में इन्होंने 370 खत्म किया तो बंद कर दिया, पुलिस लगा ली, फौज लगा ली, इंटरनेट बंद कर दिया, टेलीफोन बंद कर दिया, तो होम मिनिस्टर पार्लियामेंट कहते हैं सब कुछ अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में पुलिस है, आर्मी है, सब निकली हुई है, आग लग रही है, तो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया और सब अंकुश लगा दिया कि कोई खबर नहीं दिखाए तो सब ठीक। तो जो भी ये कानून बनाते हैं वो ताकत के बलबूते पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता। जम्मू कश्मीर में भी जो इन्होंने कानून बनाया कोई राजी नहीं है उस पर, लेकिन ताकत के बलबूते पे और सब कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन और खबर किसी चैनल पे आने नहीं देते हैं और कहते हैं सब ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है लेकिन खबर नहीं आने देते हैं। वहाँ आर्मी बुलाई गई है, आर्मी मार्च कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी स्टेटों से एयरलिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में लिए जा रहे हैं और वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, शटडाउन, क्लैम्प डाउन लगा दिया और कहते हैं सब कुछ ठीक। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है ये बिल, ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ। अमित शाह जी ने 10 दफा कहा कि अपोजिशन कहती है एंटी मुस्लिम, हम लोगों ने एक दफा भी नहीं कहा। वो बार बार खुद ही ऐसा करना चाहते हैं। सब ने कहा कि अनडेमोक्रेटिक है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाहर रखा गया है, लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं वो जानबूझकर इसको कम्युनलाइज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करती है, दूसरी पार्टियों ने हमेशा कहा ये अनडेमोक्रेटिक है और एक तरफा है और ये संविधान के खिलाफ है। कोर्ट जाएंगे क्या सर? कोर्ट जाएगी कांग्रेस इस मामले पर? अब देखेंगे। अभी कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि दो कौमी नजरिया सावरकर लेकर आए थे। शहरी तरमीमी बिल के बारे में न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा कि यह फैसला भी नोटबंदी और जीएसटी जैसा ही साबित होने वाला है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, कल नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। जो अगेंस्ट में वोटिंग हुई वो 105 थी। किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि शिवसेना आपकी अलाइज पार्टी है, वो वॉकआउट क्यों कर गई? वहां से संख्या बढ़ सकती है। पहली बात तो यह है कि नंबर्स उनके साथ थे, शिवसेना वोट भी करती फिर भी नंबर्स उनके साथ थे, तो इसका सवाल का तो कोई औचित्य है ही नहीं। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी, और उसके बारे में वो खुद तय करेंगे, तो ये सवाल ही बेबुनियाद है। दूसरी बात, जहाँ नंबर होते हैं वहाँ बिल पास होता है, लेकिन बात बिल पास होने की या ना होने की नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा, किसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज आसाम जल रहा है, मिलिट्री बुलाई गई है, वहाँ लोगों में अशांति है, वायलेंस है, और ये जिस दिन बिल पास हुआ ये इसका नतीजा आज आप देख रहे हो। और आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में क्या होगा। और हमारे गृह मंत्री जी 1.3 बिलियन पीपल को, 130 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये वो कैसे होगा, कितने लोग यहाँ से बताए जाएंगे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। ये चिंताएं लोगों के मन में हैं, और ये एक राजनीतिक पहल की है इन्होंने
कि हम ऐसा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कहा है कि हम, और जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है, उन्होंने तो ये डिक्लेरेशन दी है कि हम यहाँ रहने वाले हैं। और गृह मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ रहने वाले नहीं हो, आप तो बांग्लादेश से आए हो। ये कैसे तय होगा? बिना सोच के, जैसे इन्होंने नोटबंदी की, जैसे इन्होंने जीएसटी किया, वैसे ही ये काम कर रहा है। लेकिन गृह मंत्री दलील जब दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये सब तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था, तो आज सवाल कैसे कांग्रेस उठा सकती है? शायद उनको इतिहास का मालूम नहीं, शायद वो इतिहास पढ़ते नहीं। किसका इतिहास पढ़ते हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल मैंने स्पष्ट कर दिया, संसद में स्पष्ट कर दिया कि अपने अंबेडकर साहब खुद कहते थे कि अगर दो नेशन थ्योरी में कोई एक सोच किसी की है तो या तो वो सावरकर की है और जिन्ना की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंबेडकर जी ने कहा था। तो अगर इसका जवाब गृह मंत्री जी दे सकते हैं तो देश को दे दें। टू नेशन थ्योरी तो इन्होंने अपनाई और आज उसको पूर्ण करना जा रहे हैं। सर, कई जो संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी कल इशारों में ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर फैसला होगा। क्या पार्टी इस रूप में विचार कर रही है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? जब हम जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये लड़ाई कोर्टों की लड़ाई नहीं है, वो तो है ही। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। जैसे मैंने कहा ना कल कि दोज हु हैव नो आइडिया ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। धन्यवाद। तो कपिल सिब्बल जी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये लंबी लड़ाई है, सिर्फ कोर्ट तक की लड़ाई नहीं है, और इसको लेकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगी ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस के ही एक और सीनियर लीडर अहमद पटेल का कहना है कि बीजेपी सरकार एक्शन पहले करती है, सोचती बाद में है, और इसका नतीजा आसाम में नजर भी आ रहा है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अहमद पटेल ने कहा कि ये सरकार बहुत जल्दी में है। शहरियत बिल को कांग्रेस अदालत में चुनौती देगी या नहीं, इसका फैसला पार्टी जल्द करेगी। अहमद पटेल हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कल नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन जिस तरह से विरोध आप लोग कर रहे थे, असम में भी जिस तरह से असम पूरा जल रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हम जो सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश करेंगे। ये सरकार एक्शन पहले लेती है, बाद में सोचती है, क्योंकि इसी का नतीजा है बिना सोचे समझे इस तरह से बिल ले आना। ये लोग बिल्कुल जल्दी में जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, और जो चीज़ संविधान के खिलाफ है उसको इस तरह से ले आना ये गलत है। सर, लेकिन कहा जा रहा है कि कई जो संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है इस मामले पर। क्या कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेगी? देखते हैं, पार्टी में बैठेंगे, सोचेंगे, उसके बाद यही करेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं शहरियत तरमीमी बिल पास होने से पनागज़ीन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पनागज़ीनों का कहना है कि बिल पास होने के बाद अब उनको उम्मीद हो गई है कि उन्हें शहरियत मिल जाएगी। और न्यूज़ 18 ने इन पनागज़ीनों से इनके साथ खास बातचीत की। नागरिकता संशोधन बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया है। जाहिर तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, जिन पर वहां पर यातनाएं होती थी और काफी लंबे समय से भारत में रह रहे थे लेकिन नागरिकता नहीं थी, वो लोग बेहद खुश हैं। कल अमित शाह जब राज्यसभा में अपना अभिभाषण दे रहे थे तो दो बहनों का जिक्र उन्होंने किया था, साहिबा और राबिल। ये दोनों बहनें इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। साहिबा जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे भारत आना हुआ, क्यों भारत आने की जरूरत पड़ी? बस हमारे को उधर भय भाव बहुत था, नफरत बहुत थी। स्कूल जाते थे बच्चे, उसके वजह से भी नफरत बहुत है। स्कूल छोटी लड़कियां जाती थी, हमारे को जब तक घर नहीं आती थी जब तक हमारे को चैन नहीं आता था। स्कूल जाती थी, डर लगता था जैसा कभी कोई ना उठा ना जाए। मेरी लड़कियां उधर 10-12 जमात पड़ी हुई हैं, तो उसकी अभी शादी कर दी मैंने। बाकी अभी तो वहाँ ऐसा माहौल था कि आपको लड़कियों के लिए डर लगता था? बहुत डर लगा। मेरे बुआ की पोती थी, वो जमींदार था, एक जागीरदार था, वो लेके गया उसको जबरदस्ती। 80 साल का 70 साल का था। वो उसके शादी करके जबरदस्ती उठा के लेके शादी की दी उसने। माँ बाप को मिलने में नहीं दिया। मेरी बुआ ऐसे मर गई, वो फिर तड़प तड़प के मर गई। फिर वो हमारे को देखा हुआ नजारा हमारे को डर लगता था। कभी कभी कोई लड़की कोई स्कूल जाए, कोई उठा के ले जाए, फिर हमारे को उसकी वजह से डर लगता था। फिर हमने बोला था हम भी इंडिया चले जाएंगे।
अच्छा, हाँ। आपसे भी राबेली जी जानना चाहेंगे। हमको बताया गया कि वहाँ पर बड़ा भेदभाव किया जाता था, कि पानी के गिलास तक की भी अगर बात होती थी, पानी भी आप पीते थे तो वो भी दूसरे गिलास में कहते थे। क्या 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 वहाँ पानी देते थे तो वो कहते ये काफर है, हिंदू है, हम पानी इसका नहीं पियेंगे। हम हमारे को पानी देते थे तो फिर भी ऐसे मुंह पे नहीं गिलास चाड़ने देते थे। वो कहते थे हम नहीं पानी देंगे, हाथ ऐसे नहीं लगाने देंगे पानी। ये सुअर खाते हैं, ये इसकी माता है, ये पत्थर की मूर्त की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, ये काफर है, हम इसके साथ नहीं खाएंगे। बस ऐसे बोल देते थे। एक दिन हमारे पास लेडीज आई, वो कपड़े बेचने के लिए। हमारे को बिंदी और मांग में संदूर था। वो कहने लगे पानी पी कर फिर कहने लगे आप हिंदू हो? हाँ। कहने लगी आपकी माता ये है, ऐसी है, ऐसी है, आप पत्थरों की पूजा करते हैं। हमारे को पता होता पानी भी नहीं पीते, हमारे को पता होता पानी नहीं पीते। हम पानी पी कर हम भी जाएंगे, कलमा पढ़ेंगे, फिर हमारे को अच्छा लगेगा। ऐसे हमने पानी आपके गिलास में पिया है। हमने बोला हमारे भाई वहीं पे रहते हैं तो वो भी नहीं डलवा के देते, तो ये कहाँ से डलवा के देगा? फिर उसने बोल दिया, हमारे को बोला पैसे दे दो तो हम डलवा के देंगे। हमने पैसे दिया है तो उसने बोला अपने बेटे को इसको वीजा डलवा के दे, फिर उसने वीजा लगा। अच्छा, लेकिन एक चीज ये जानना चाहूंगी कि आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ आप जिंदगी भर होते हैं, वो घर छोड़ना तो मुश्किल रहा होगा। घर छोड़ना तो मुश्किल है, वो तो मजबूरी है, पर अब बच्चों के लिए भी तो सोचना पड़ता है ना। बच्चे डरे डरे होते हैं रात को, जब तक बच्चे नहीं आते हैं हमारे को डर लगाया रहता है। सांस मेरी मम्मी घूम के गई थी, मेरी ये दीदी घूम के गई थी, इसने बोला चलो यही वहीं पे चलेंगे साथ में, वहाँ पे अच्छा है, बच्चों को आजादी है, तो इसीलिए हम चले आए वहाँ पे। हमारे अब जब ये नागरिकता की बात हो रही है तो आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा नागरिकता मिलने से? हमारे को बहुत खुशी हो रही है हमारे को, तो ये हमारे यहाँ के हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे, हमारे को यही खुशी बहुत है। अच्छा, आप बेहद खुश लग रहे हैं। हाँ, बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। हम तो आप अब इंतजार, बस कुछ ही थोड़ा ही रह गया है। बोला गया है 2020 से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इंडियन हो जाएंगे। बस हमारे को यही खुशी है, हमारे बच्चे भी इंडियन हो जाएंगे, हम भी इंडियन हो जाएंगे। बेहद खुश हैं कि ये बिल पास हुआ है, जल्द से जल्द ये भी इंडियन बनेंगे। और साथ ही इन्हें चिंता सताती है अपने उन परिवार वालों की जो अभी भी पाकिस्तान के सिंध में रह रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो भी किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए पनागज़ीं हरीचंद हिंदुस्तानी शहरियत मिलने की उम्मीद से काफ़ी खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान में क़याम के दौरान अपने मुश्किल भरे दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें भी भर आती हैं। और दिल्ली में हरीचंद से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। नागरिकता बिल राज्यसभा और लोकसभा से तो पास हो गया, लोगों में खुशी भी है, लेकिन जो दर्द है पाकिस्तान से भारत आने का, वो अभी भी उनके चेहरे पर उनके शब्दों में बयान होता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हरचंद जी। उनके हाथ में आप एक पासपोर्ट देख रहे हैं, और हरे रंग का ये जो पासपोर्ट है, अब नीले रंग का पासपोर्ट होने की तो खुशी है, लेकिन इस हरे रंग के पासपोर्ट के पीछे की भी एक कहानी है, वो हम इनसे ही सुनेंगे। हरचंद जी, ये पासपोर्ट आपके हाथ में है, क्या कहानी है इस पासपोर्ट की? इस पासपोर्ट की ये कहानी है, ये मेरे पिताजी का है जी। तो वहाँ हमने जब भी 90 में 86 में आ रहे थे, नाम लिखवाया मिठू राम, उन्होंने नाम लिख दिया है खाली मिठू। अच्छा। वो राम नहीं लिखते हैं। अच्छा। अभी तक भी जो है राम से डरते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो हम यानी कि पाकिस्तान में राम के नाम का नफरत, बेहद खौफ है। बहुत नफरत है उसकी, आज तक नफरत है राम के। जो कितने मंदिर गिरा दिए हैं, कितने मंदिरों में जो है गिरा के और मुसलमान बैठे हैं, कहीं गाय भैंस बांधी पड़ी है। एक है इसमें हालानी में बड़ा मंदिर, यहाँ से हिंदुस्तान से भी आदमी जाते, वो 6 महीने में उसका मेला लगता था, वो तोड़ के उसके ऊपर जो है सोन चढ़ा हुआ था, वो तो उतार गए। मंदिर में एक मूर्त नहीं, अभी उसमें मुसलमान बैठे हैं। अच्छा, पूरा आप यहाँ पे भारत में कब आए, और जब आप पाकिस्तान में तो किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी? जिस तरीके से आपने बताया कि पिताजी का नाम था मिठू राम, लेकिन सिर्फ मिठू लिखा गया। हाँ, तो बहुत परेशानी है ना, अभी नाम से ही जो है नहीं लिखे जाते। तो हमारे जो वहाँ, हाँ, ये मैं 2008 में हूँ दूजा पुराना कातरे में, तो 2008 में मैं आया था। तो हमारे जो पासपोर्ट 86 के भी बने हुए थे, उसमें नहीं आए हम। हमारे से जो डाके वाले आए 13 आदमी औजार लेके, हमारे आंखें बाहें बांध के हमारे से सारा कुछ जो है लूट के ले चले गए। एक पैसा नहीं छोड़ा। जो हम 90 में आ रहे थे, हम ना आ पाए। उसके बाद जो है तो दोबारा हमने पासपोर्ट बनवाए, तो मेरे भाई वहीं हैं,
मेरे चाचा के लड़के वहीं हैं, मामा के लड़के वहीं हैं, मौसी के बुआ के परिवार सारा वहीं है। अच्छा। मैं अपने घर का परिवार 14 आदमी लेके यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा। तो हमारी वहाँ जो बहन बेटी हैं वो कहीं पढ़ नहीं सकते, हमारे जो बच्चे हैं तो वो कहते हैं मुसलमान हो। अच्छा, आपने कहा कि आपके परिवार के कई सारे लोग अभी भी वहाँ पर हैं। हाँ, बहुत तो हैं। जिस तरीके से नागरिकता बिल दोनों ही सदनों से पास हो गया, तो क्या फिर बात हुई वहाँ के लोगों से आपकी? हाँ, बात जो वहाँ से कर अब रहे क्या हैं कहना है उन लोगों का? वो जो ये अभी राम मंदिर का भी जो नाम हुआ है ना, उसी पर भी वहाँ के हमारे जो रिश्तेदार हैं वहाँ मुसलमान बहुत तंग कर रहे हैं, अभी भी उनको तंग कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर का ये हो गया है, तामीर हुआ है, तो उसी पर भी उस मुसलमान वहाँ को तंग कर रहे हैं। यानी कि राम मंदिर के फैसले आने के बाद अब पाकिस्तान में हिंदुओं को फिर से राम मंदिर के नाम पे परेशान किया जा रहा है। हाँ, परेशान कर रहा है, फोन पर हमारे को बता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके किस पास तरीके से परेशान किया जा रहा है? वो परेशान कर रहे हैं, तो वो जो हमारी मस्जिद थी जी। तो वहाँ जो है राम मंदिर कैसे बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसी के बारे में जो वहाँ जो है तो तंग कर रहे हैं, वो आने के लिए तैयार हैं। तो ये जो है ट्रेनमैन जो वीज़ा बंद पड़ी है, नहीं आ पा रहे हैं। जी, अच्छा। यानी वो आना चाहते हैं लेकिन वीजा नहीं मिलने के कारण वो आ नहीं पा रहे। नहीं आ पा रहे हैं, पासपोर्ट बने हुए हैं कईयों के, वो आ नहीं आ पा रहे हैं, वीज़ा तो जिस बंद। तरीके की कहानी आपके पिताजी के साथ हुई, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ होंगे। बहुत बहुत सारों से है, बहन बेटियां उठा जाते हैं और जो लड़का उठा जाते हैं, जिसके पास पैसे हैं तो वो छुड़वा लेते हैं, नहीं तो उसका मर्डर करके फेंक देते हैं। और कहाँ से आए, जो हम मजदूरी करते हैं तो वो पेट पालन करें, दाल रोटी करें, या 5 लाख उनको कहाँ से दें। यानी कि नाम ही एक आदमी की पहचान होती है और वो नाम ही पहचान जो है वो छीन ली गई। हाँ, वो छीन गई। हम यहाँ जो हैं तो यहाँ सिर छुपाने के लिए आए हैं बच्चे लेके, और विरोध पार्टी जो कर रही है, हम उनसा कौन सा हक छीन रहे हैं, कौन सी उसकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। हम तो यहाँ पहले ही बंटवारा हुआ था तो हिंदू धर्म का हुआ था, मुसलमान तो यहाँ के जा रहे थे, हिंदू आ रहे थे। अभी भी जो तो हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है, तो उसमें जो मुसलमान है, जहाँ दूसरी विरोध पार्टी वाली है, वो क्यों इतराज़ कर रहे हैं, वो क्यों टाँक अड़ा रहे हैं, उनका क्या। वहाँ तो मुसलमान तो वहीं भी जो है वहीं भी इस्लाम मना रहे हैं, वहाँ रोजा अपना रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। बस एक आखिरी चीज पूछने चाहती हूँ कि नागरिकता बिल पास हो गया, नागरिकता जल्द ही मिल जाएगी, खुशी है, पासपोर्ट भी हरे से नीला हो जाएगा, अब क्या कहना चाहते हैं? हमारे को जो खुशी हो जाएगी, जो हमारे अब जो पीछे के वंश हैं वो सुधर जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो हमें यहाँ से दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी भगवान के मंदिर पर, किसी देवी देवता पर नहीं जा सकते हैं। हम यहाँ दिल्ली में जाते हैं, काम मजदूरी करते हैं, फिर भी हमारे को लोग बोलते हैं पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। हमारे को नागरिकता मिल जाएगी तो हम इंडियन बन जाएंगे, हमारे को हक मिल जाएगा, हम हिंदुस्तानी बन जाएंगे। तो आपने देखा कि इनकी कहानी बेहद मार्मिक है। जिस तरीके से पिताजी के नाम के साथ जो राम लगा था वो पासपोर्ट में नहीं लिखा गया, और अब इन्हें खुशी है कि जो इनकी खोई हुई पहचान है वो अब इन्हें मिलेगी और आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का।